ब्लड दोनों तरफ से जा रहा है, दोनों तरफ से जाएगा तो क्या होगा, उस वेजल्स के, उस ब्लड वेजल के रप्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको एओर्टिक डिसेक्शन की हिस्ट्री जो और इसकी प्रेजेंटेशन लाजमी तौर पे आनी चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो हॉर्नर सिंड्रोम में सारी की सारी पेनलेस होती हैं स्वाय किसके, कैरोटिड डिसेक्शन की। कैरोटिड डिसेक्शन क्या होती है, पेनफुल होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं आइज़ की मोटिलिटी पे। जैसे कि हम लोगों ने नर्व्स जब पढ़ी थी तो नर्व्स में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी नर्व्स क्या काम करती है। तो नर्व्स का याद रखें, SO4 LR6, ये तो बड़ा मशहूर फार्मूला है। स्पीरियो ब्लिक फोर्थ नर्व से, लेटर रेक्टस सिक्स नर्व से सप्लाई होता है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे जो मसल्स हैं वो आपके सप्लाई होते हैं क्रेनियल नर्व 3 से। सारे मसल सप्लाई होते हैं क्रेनियल नर्व 3 से सप्लाई होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस पिक्चर को एक नज़र रटा लगा है। ओके, SO4 LR6 और बाकी जो सारी की सारी नर्व्स, सारे के सारे मसल सप्लाई हो रहे हैं किससे, आपके थर्ड नर्व से। थर्ड नर्व का एक और काम भी है आपकी प्यूपल्स की कंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन करना। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इन नर्व्स की पॉलिसीज पढ़ते हैं। नर्व्स की जो पॉलिसीज हैं, क्रेनियल 3, 4 और 6 की जो पॉलिसी है, क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपके जो क्लिनिकल के इम्तिहान होंगे, जो हायर लाइक MRCP2 का पेसिस, स्टेप 2 CS। अब तो CS नहीं होता, पहले जब CS होता था तो उसमें भी ये क्रेनियल पॉलिसीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी। ठीक है, अच्छा जी, जो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व है, जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, इसकी क्या ख़ास बात है, इसमें जो फाइबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक फाइबर्स और मोटर फाइबर्स। जो ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं ये नर्व की पेरिफेरी के ऊपर होते हैं। फर्स्ट के ये नर्व है तो इसके जो पेरिफेरीज हैं उसके ऊपर आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर नर्व को साइडों से डैमेज हो, इस तरफ से डैमेज हो, तो आपके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डैमेज होंगे, तो पेशेंट की पीपल की कंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन इफेक्ट होगी। ठीक है, और अगर पेशेंट की नर्व अंदर से डैमेज होना शुरू हो तो उसके फिर मोटर फंक्शन ज़्यादा लॉस होंगे। अंदर से नर्व डैमेज होती है किस वजह से, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, इस इन वजूहत की वजह से। इस वजह से जब हम लोग पेशेंट की एग्जामिनेशन करते हैं उसमें अगर थर्ड नर्व पॉलिसी है पेशेंट को, तो उसमें ये देखते हैं कि पीपल इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर पीपल इन्वॉल्व है तो उसको हम कहते हैं पेशेंट को थर्ड नर्व की पॉलिसी की सर्जिकल कॉज है। सर्जिकल कॉज से क्या मुराद है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसकी नर्व को कंप्रेस कर रही है। ठीक है, कंप्रेस करने से क्या मुराद, एनेरिज्म हो सकता है या कोई ट्यूमर हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को अंदर से कोई चीज़ डैमेज कर रही है तो
इस्कीमिया, हर्निएशन में भी बाहर से कंप्रेशन हो रही होगी, थ्रोम्बोसिस, ठीक है, या स्ट्रोक। और अगर सिर्फ पीपल स्पेयर्ड है और कोई क्या कहते हैं पीपल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सोचना चाहिए डायबिटीज मेलाइटस। क्या सोचना चाहिए? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। अच्छा, जो आपकी चूँकि जो थर्ड नर्व है आपकी आई की मूवमेंट्स के मेजर मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो इसमें आई की मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो पेशेंट की ज़्यादा आई आँख की मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक ही रह जाते हैं। तो पेशेंट की ये वाली टिपिकल पोजीशन बनती है थर्ड नर्व पाल्सी में। इसको हम कहते हैं डाउन एंड आउट आई, डाउन एंड आउट आउट गेज। इसको रटा लगा लें। डाउन एंड आउट गेज किस कंडीशन में होता है? थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर। ठीक है। अच्छा, और अगर पेशेंट की प्यूपल इन्वॉल्व है, ये देखें ना, इन दोनों की प्यूपल्स में डिफरेंस देखें। ये प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड है, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। ये प्यूपल डायलेटेड है, समझिए इसकी कंस्ट्रिक्शन की एबिलिटी ख़त्म हो गई है पेशेंट की। ठीक है, थर्ड नर्व, तो ये सर्जिकल काज है थर्ड नर्व के इन्वॉल्व होने की। ठीक है। अच्छा जी, और मोस्ट कॉमन अगर पेनफुल थर्ड नर्व पाल्सी है तो उसकी इंपॉर्टेंट काज इज एनोरिज्म। पेनफुल थर्ड नर्व पाल्सी की मेन काज क्या है? एनोरिज्म, पोस्टीरियर आर्टरी एनोरिज्म, कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनोरिज्म। अच्छा जी, अब आती है क्रेनियल नर्व 4। क्रेनियल नर्व 4 का मेन काम क्या था? ये किसको सप्लाई करती है? एसओ को। एसओ मीन्स सुपीरियर ऑब्लिक को। जो सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करेगी तो क्या होगा? सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या था? ये आपकी आई को नीचे की तरफ मूव करवाता है, नीचे की तरफ मूव करवाता है। ये सुपीरियर ऑब्लिक है ना, ये ऐसे अंदर से चरखी से घूम के ऐसे पड़ा हुआ है। या आई को नीचे की तरफ खींचेगा तो आई ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अगर इसकी पालसी हो जाएगी तो क्या होगा? इंफीरियर ऑब्लिक का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और आई थोड़ी सी ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आई की पोजीशन क्या हुई हुई है पेशेंट की? ऊपर की तरफ। इसमें आप लोगों ने लफ्ज़ याद रखना है क्रेनियल नर्व 4 के साथ कि पेशेंट को जब सीढ़ियाँ उतरेगा ना, वो उतरने में उसको देखने में मसला होगा। वाई कि ही कैन नॉट सी डाउनवर्ड्स, ही कैन नॉट सी डाउनवर्ड्स, ही कैन नॉट सी दी फ्लोर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ही कैन नॉट सी दी फ्लोर। ठीक है, तो इसमें सीढ़ियाँ चढ़ने सीढ़ियाँ उतरने में मसला होगा। ठीक है। अच्छा, फिर आती है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज, दैट इज क्रेनियल 6। क्रेनियल 6 की ख़ास बात यह है कि इसका कोर्स सबसे लंबा होता है, इसका कोर्स सबसे लंबा होता है। तो ब्रेन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होगी, रेस्ड आईसीपी हो, किसी भी वजह से ब्रेन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होगी, उससे पेशेंट को क्या होगा? 6 नर्व पाल्सी हो जाएगी। तो आपने ये वाली आँखों की जो लोकेशन है बड़ी कॉमनली देखी होगी किसी भी ब्रेन कंडीशन के अंदर। जो पेशेंट्स होते हैं मेनिंजाइटिस के, एनकाफेलाइटिस के, ट्यूबरकुलोसिस के, ट्यूमर के, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के, स्ट्रोक के, उनके अंदर आई 6 नर्व पाल्सी बड़ी कॉमनली हो जाती है। ठीक है, इसमें पेशेंट क्या होगा कि ये वाली जो आँख है इसकी एबडक्शन नहीं हो सकेगी। एबडक्शन से क्या मुराद है? ये पेशेंट इस तरफ नहीं, इस आँख से इस तरफ नहीं देख सकता, एबडक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो थर्ड नर्व पाल्सी के साथ लफ्ज़ याद रखना है डाउन एंड आउट। कैनल 4 के साथ लफ्ज़ याद रखना है कैनट सी दी फ्लोर, मीन्स कि सीढ़ियाँ उतरने में मसला होगा। और कैनल 4 के साथ क्या याद रखना है कि साइड वाइज नहीं देख सकता, पेशेंट साइड के ऊपर नहीं देख सकता। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं मशहूर ज़माना विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। विजुअल फील्ड डिफेक्ट से क्या मुराद है? जैसे कि मैंने कहा, आपने पीछे देखी थी उसकी लोकेशन के फाइबर्स कैसे क्रॉस करते हैं, फाइबर्स दोनों तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, ये दरमियान में क्रॉस करते हैं। हम इसका मिटा दें।
तो आप लोग गौर करें, रेड रेड वाले क्रॉस भी कर रहे हैं, जो अंदर वाली साइड वाले जो फाइबर्स हैं वो क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो आई है ये दोनों तरफ से कंट्रोल हो रही है, आई दोनों तरफ से कंट्रोल हो रही है। अब इसी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन पे आएंगे, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स पे। विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जो हाई लेवल एग्जामिनेशंस हैं, एमआरसीपी वगैरह, उनके अंदर आपको सिनेरियो दिया होगा कि पेशेंट को बाइट टेम्पोरल हेमी एनोपिया है। बाइट टेम्पोरल हेमी से क्या मुराद है कि उसकी इस साइड पे लीजन है, दोनों दोनों टेम्पोरल साइड पे। तो उसको क्या मसला है, उसको बेसिकली किस चीज़ का लीजन है, पिट्यूटरी लीजन है। ठीक है, पिट्यूटरी क्या करेगा, वो नीचे से ऑप्टिक क्याज़मा को कंप्रेस करेगा, इस एरिया को। ठीक है, तो पेशेंट को क्या कौन सी लीजन आएगी, बाई टेम्पोरल हेमियोपिया। अगर पेशेंट की एक ऑप्टिक नर्व भी कट गई है तो क्या होगा, उसकी एक पूरी आंख का लॉस हो जाएगा, पूरी आंख का विजुअल लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, होमोनाइमस हेमियोनोपिया। होमोनाइमस मीन्स के एक तरफ का टेम्पोरल साइड और एक तरफ का नेजल साइड, ये लॉस है, इसको हम कहते हैं होमोनाइमस हेमियोनोपिया। ये किस चीज़ की रीजन होती है, ऑप्टिक ट्रैक्ट की। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट किस किस वजह से लॉस हो सकता है, ब्रेन के अंदर किसी ट्यूमर की वजह से। ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक्ट में मसला है तो कौन सी रीजन बनेगी, होमोनाइमस हेमियोनोपिया। अच्छा, अब दो टर्म्स यूज होती हैं, अपर क्वाड्रेंट नोपिया और लोअर क्वाड्रेंट नोपिया। टी से टॉप, टी से अपर। अपर और टॉप एक जैसा लफज है, यानी अपर और टॉप। टॉप मिलता है टेम्पोरल से, तो आपको सिनेरियो में दिया हो अपर क्वाड्रेंट नोबिया, तो लीजन है टेम्पोरल लोब के अंदर। अगर पैराइटल लोब में मसला है तो उसको लोअर क्वाड्रेंट नोपिया होगा, जैसे कि ये, इसको हम कहते हैं, ये विजन के चार हिस्से करें ना तो क्वाड्रेंट नोपिया, चौथा हिस्सा, विजन का चौथा हिस्सा गायब हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर एक वर्ड यूज होता है मैक्यूला स्पेयरिंग। मैक्यूला, इतना हिस्सा मैक्यूला कहलाता है, इतना हिस्सा मैक्यूला कहलाता है। अगर मैक्यूला, पेशेंट को होमोनाइमस हेमियोनोपिया है लेकिन मैक्यूला स्पेयर्ड है, तो ये लीजन होती है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। लीजन कहाँ पे होती है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। ठीक है, अगर पेशेंट को मैक्यूला की डिजेनरेशन शुरू हो जाए, मैक्यूला क्या चीज़ होती है वो वाला एरिया जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पेशेंट को सेंट्रल स्काटोमा हो जाता है। इसके विजन के दरमियान एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आता है, पेशेंट को विजन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आता है। ठीक है, अच्छा जी, कॉर्नर साइनस। कॉर्नर साइनस क्या चीज़ होती है, ये बॉडी के अंदर जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, जैसे वेन्स होती हैं, इस तरह साइनसेस होती हैं ब्रेन के अंदर। ये वाली जो साइनसेस हैं, ये आपकी ब्लड सप्लाई वापस लेके जा रही होती है, ब्लड सप्लाई वापस लेके जा रही होती है। ठीक है, तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइनस है वो कॉर्नर साइनस है। कॉर्नर साइनस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से ढेर सारे स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं, ढेर सारे स्ट्रक्चर गुजरते हैं। स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को लाजमी याद करना चाहिए। इससे कौन कौन सा स्ट्रक्चर गुजरता है, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और आपकी सिक्स नर्व के साथ और कौन सी आर्टरी भी गुजरती है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो अगर पेशेंट को इस साइनस का थ्रोम्बस बन जाए तो क्या होगा, ये वाली नर्व्स डैमेज होंगी। ठीक है, तो आपको स्नेरियो आएगा पेशेंट को कि नाक के अंदर बॉयल है, बॉयल के बाद क्या हुआ उस पेशेंट को, उसको थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, सिक्स नर्व पालसी हो गई। अगर थर्ड फोर्थ सिक्स नर्व पालसी हो जाए तो पेशेंट की आइज़ को क्या होगा, उसकी आई की मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, प्यूपल फिक्स और डायलेटेड होगी। तो ये इसको पहचानने का एक तरीका है। और उसकी जो ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस V1 और V2 हैं वो भी डैमेज होंगी, तो पेशेंट की जो फेस की सेंसिस सप्लाई है वो डैमेज होगी। ठीक है, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ऑप्थेल्मोप्लीजिया के साथ, कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज होने के साथ,
हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। और अंडरलाइन काज क्या होती है? मोस्ट लाइकली आपके नाक के अंदर बॉयल का बनना, क्योंकि जो नाक होता है इसकी जो ब्लड सप्लाई है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपकी साइनसिस के अंदर, साइनसिस के साथ, ठीक है। ब्लड फ्रॉम आई एंड सुपरफिशियल कॉर्टेक्स लीड्स टू कवर्नर साइनस, कवर्नर साइनस से इंटरनल जुगुलर वेन, और इंटरनल यही कवर्नर साइनस जाके इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर से ये वाली नर्व्स गुजरती हैं। तो आप लोगों ने ये नर्व्स के नाम लाजमी याद करने हैं कि कवर्नर साइनस के अंदर से कौन कौन सी नर्व गुजर रही है। 3, 4, 5 के 2 पार्ट्स और 6, 3, 4, 6 आई की तीनों नर्व्स और आई की मूवमेंट वाली तीनों नर्व्स, और जो आपकी क्रेनियल 5 है उसके 2 पार्ट्स ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी, मैंडिबुलर इसके अंदर से नहीं गुजरता, ठीक है। कवर्नर साइनस थ्रोम्बोसिस का सवाल अक्सर औकात इम्तिहान में आया हुआ होता है। अच्छा, INO और क्या चीज़ रह गई? आज का हमारा आखिरी टॉपिक इज़ INO। INO इज़ इंटरन्यूक्लियर इफ्थेल्मोप्लीजिया। ऑफ्थेल्मोप्लीजिया मीन्स, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि आई की जो मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं? 3, 4 और 6, ठीक है। किसी न किसी स्टेज पे ये सारी नर्व्स आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। इसी वजह से हम लोग जब किसी एक साइड पे देखना होता है तो हमारी आंखें फ़ौरन उस तरफ मुड़ जाती हैं। ये आईज आपस में कनेक्ट, तीनों नर्व्स आपस में कनेक्टेड हैं तो हमारी तीनों नर्व्स इकट्ठी काम कर रही हैं ना। अगर इन नर्व्स का आपस में जो राब्ता है वो ख़राब हो जाए, जो राब्ता करवाने वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेजिकुलस। इन नर्व्स का आपस में राब्ता करवाने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? MLF, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेजिकुलस, ठीक है। जो MLF है ये हाईली माइलिनेटेड होता है। अब माइलिन का काम क्या होता है? बेसिकली आपके जो नर्व एक्शन पोटेंशियल है उसके स्पीड को तेज़ कर देना, ठीक है। इस वजह से हमें ब्रेन के अंदर हाईली माइलिनेटेड चाहिए भी, क्योंकि जब कोई मूवमेंट हुई है हमारी आंखों ने रैपिडली उस तरफ देखना है तो इन नर्व्स का आपस में रैपिडली आपस में रब्ता बहुत तेज़ होना चाहिए, एंड हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए ताकि क्विकली जो है पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो जो आपकी जो इस वजह से ये जो INO है ये फीचर है किस चीज़ का? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। मीन्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर आप लोग याद करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या चीज़ होती है? इससे डिजीज़, दिस इज़ अ डीमाइलिनेशन डिजीज़, डीमाइलिनेटिंग डिजीज़, ये क्या चीज़ है? डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है। तो MLF तो हाईली माइलिनेटेड था, समझ गया नहीं? इस वजह से जो पेशेंट्स जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उनमें अगर MLF इन्वॉल्व हो तो आइज़ की कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है, समझ गया नहीं? आइज़ की कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है। इस वजह से जब आइज़ को हम लोग मूव करते हैं तो आई के अंदर, एक आई के अंदर निस्टैग्मस आता है और दूसरी आई अडक्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में जानने की बजाय इतनी इतनी बातें याद रखें कि MS के अंदर होता है, MS एक डीमाइलिनेटेड डिजीज़ है। MLF की इन्वायरमेंट की वजह से होता है कि MLF हाईली माइलिनेटेड स्ट्रक्चर होता है। MLF का मेन काम क्या होता है? आपकी नर्व्स को आपस के अंदर कोऑर्डिनेट करवा के रखना, कोऑर्डिनेट करवा के रखना। जब ये कोऑर्डिनेशन ख़त्म होगा तो क्या होगा? आइज़ जो हैं वो आवारा फिरेंगी, मीन्स के इकट्ठी सिंक्रोनाइज्ड मूव नहीं करेंगी, इकट्ठी सिंक्रोनाइज मूव नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, इसी पेशेंट को होगा क्या? अबडक्टिंग आई में निस्टैग्मस होगा और लेकिन कन्वर्जन उसकी नॉर्मल होगी। अबडक्टिंग आई में निस्टैग्मस होगा। निस्टैग्मस से क्या मुराद है? आई रैपिडली जो है ना ऐसे से मूव करती है। आप आई रैपिडली ऐसे से मूव करती है, इसको रैपिडली मूव करने को हम निस्टैग्मस बोलते हैं, ठीक है।